इंसान का कभी कभी ऐसे चीजों से सामना हो जाता है कि उसका बाहरी दुनिया पर से विश्वास उठ जाता है और फिर बाहर हमें जो भी नजर आने लगता है वो बस एक भ्रम, एक कल्पना लगने लगती है। अंदर का सच कुछ और ही होता है जो सिर्फ वो जानता है जिसने वो महसूस किया है, जिन्हें हम कभी नहीं जान पाते। ऐसी अजीबोगरीब ताकतें दुनिया में अपने हिसाब से काम करती है। इंसान को उस दूसरी दुनिया में जाने का हक नहीं है। वहां इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर है भी तो वो किसी कीड़े मकोड़े की तरह है जहां जाने पर इंसानों को कुचल दिया जाता है। मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं, न ही कोई शोध करता हूं। मेरा नाता हमेशा मशीनों से रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों से, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लगती है, जिन्हें चलाने के कुछ नियम होते हैं, जिन्हें किसी एक ऊर्जा से चलाया जाता है, जो हमेशा वैसी ही दिखती है जैसी वो बनाई जाती है। मशीनें कभी अपना रूप नहीं बदलती, कभी अपना स्वभाव नहीं बदलती। किसी स्विच को चालू करो तो वो चालू हो जाती है, बंद करो तो बंद हो जाती है, जिनसे डरने की कभी कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन इंसानी दुनिया में हमारे आसपास जो भी है उससे हमें कभी ना कभी डर जरूर लगता है। दिखने में एक मामूली सा पेड़, जहां जाने से शायद कोई छोटा बच्चा भी न डरे, लेकिन कभी कभी वो भी हमें डरावना महसूस होने लगता है जैसे किसी इंसान की तरह वो भी अपने अंदर सांस ले रहा है। उसके पत्तों की आवाज तक हमारे अंदर डर पैदा कर देती है। उसकी जरा से भी हलचल, जरा से भी आहट हमें किसी जिंदा इंसान की तरह लगने लगती है। सिर्फ पेड़ ही क्यों, इंसान ने बनाया हुआ कोई भी मकान या फिर कोई भी पत्थर, कोई लकड़ी, ये बेजान चीजें, ये भी कभी कभी हमें डरावने लगने लगती है। किसी मकान में हम सालों से रह रहे होते हैं, हमने ही बनाया हुआ मकान, हमने ही खड़ा किया हुआ मकान, पर अचानक ही वो किसी भयानक चीज में बदल जाता है, अपना ही मकान। और कभी कभी हमें उस मकान के अंदर जाने से भी डर लगने लगता है। वही मकान हमें किसी शैतान की तरह नजर आने लगता है। उसके दरवाजे किसी खुले जबड़े की तरह दिखाई देने लगते हैं। खिड़कियां बड़ी बड़ी आंखों से लगने लगती है, जो शायद बस तुम्हें ही घूर रही होती है। उसी मकान का कोई कमरा अचानक से किसी काल कोठरी की तरह लगने लगता है। दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, पर कभी बता नहीं सकते कि वो क्या है। इनके कोई नियम नहीं होते। वो एहसास किसी जहर की तरह होता है, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में फैल जाता है, तुम्हारी रगों में, तुम्हारे खून में घुलता चला जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही अनुभव के बारे में बताने वाला हूं। मैं जिस फैक्ट्री में नौकरी किया करता था वो 100-150 एकड़ की जमीन में बसी हुई एक शुगर की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री लगने से पहले वो एक बस बंजर जमीन थी। जमीन अच्छी थी पर वहां पानी नहीं हुआ करता था। उसके बाद फैक्ट्री आ गई, फिर बांध बनाए गए, आसपास पानी की नहरें बहने लगी, और फिर एक एक कर हरे भरे खेत नजर आने लगे। फैक्ट्री की जमीन खत्म होते ही आसपास छोटे छोटे झोपड़े नजर आते थे। उससे साफ पता चलता था कि फैक्ट्री की हद यहीं तक है। फैक्ट्री के सबसे पास जो गांव था वो था महादेव गांव, जहां पर अभी भी हफ्ते का बाजार भरा करता था। वहां कुछ मंदिर थे जो कि अंग्रेजों के जमाने से पहले बने हुए थे। गांव के पूरब से एक छोटी सी पानी की नहर बहती थी। बारिश के दिनों में वो पूरी ताकत से बहती थी, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद धीरे धीरे उस नहर का पानी कम कम होते जाता था, और बाद में बस घुटनों तक ही पानी बचता था। उस नहर को पार करते ही उस तरफ केशवगढ़ी नाम की एक दूसरी जगह थी। नहर के बाद से ही उस जगह की हद शुरू हो जाती थी। मैंने फैक्ट्री के लोगों को कई बार उस जगह के बारे में बात करते हुए सुना था। उस जगह को वो नाम कैसे दिया गया किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन सब एक ही बात कहते थे कि वो जगह हॉन्टेड है। वहां के हर इंसान का यही मानना था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। वहां रहने वाला हर कोई रात तो क्या, लेकिन दिन में भी उस जगह जाने से डरता था। भूत प्रेत के विषय पर बात करने वाले ये लोग केशवगढ़ी जगह का नाम आते ही चुप हो जाते थे। उस जगह के बारे में बात करने तक से डरते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था, पर वहां क्या है ये उन्हें बताना नहीं आता था।
वो वहां की शक्तियों के बारे में ठीक से जानते नहीं थे। वो बस ये कहते थे कि वो जगह देवताओं की है, लेकिन जिन देवताओं के बारे में वो बात करते थे वो दयालु नहीं थे, वो निर्दयी थे। वो लोग उस जगह से इतना डरते थे कि घर में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी शुभ अवसर हो, वो अक्सर कुछ ना कुछ उस जगह छोड़ कर आते थे। कोई त्योहार हो तो उस जगह पर भोग चढ़ाया जाता था। हर अमावस और पूर्णिमा की रात उस जगह किसी बकरे या किसी मुर्गे की बलि दी जाती थी। वहां कुछ तो था जो देवता कहलाने के लायक नहीं था, क्योंकि वो जो कुछ भी था वो बहुत बुरा और डरावना था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि वहां हमेशा ही किसी भगत मतलब एक पुजारी की जरूरत होती थी। वहां हमेशा कोई पुजारी दिखाई देता था, लेकिन वो हमेशा ही पागल होता था। उस पानी की नहर के उस पार किनारे पर थोड़ी ऊंचाई पर पत्थरों से एक दीवार सी बनाई गई थी। दिन में एक बार गांव का कोई भी इंसान उस नहर को पार करके उस तरफ चला जाता था और उनके पास जो भी खाना, जो भी मिठाई वगैरह होती थी उसे उस दीवार पर रखकर वापस चला आता था। लेकिन पता नहीं था कि वो सब कौन खाता था। वो पागल भगत अकेला ही सब खा जाता था या फिर वहां की वो आत्माएं, वो ताकतें उसे हजम कर लेती थी। लेकिन ये सब कई सालों से चला आ रहा था और आज भी वो लोग उसे दोहरा रहे थे। आज भी उस जगह जाने पर उस पागल भगत की आवाज सुनाई देती है। कभी कोई रात देर रात उस नहर के पास से गुजरता तो उसे उसके रोने की आवाज सुनाई देती थी। कभी रोते रोते वो बीच में ही जोर जोर से हंसने लगता था, कभी ऊंची आवाज में अपने आप से ही बात करता था। लेकिन गांव के लोग उस जगह से इतना डरते थे कि वो उन सब चीजों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। किसी किसी ने तो उस तरफ की झाड़ियों के बीच से उस पागल पुजारी को भागते हुए तक देखा था, लेकिन वो पुजारी था या कुछ और था उन्हें पता नहीं। पर लोग तो यही कहते थे कि वो पुजारी था। वो पुजारी कैसा दिखता था, वो उस जगह कहां रहता था और क्या करता था, किसी को कुछ पता नहीं था और न ही कभी किसी ने वो जानने की कोशिश की थी। जब मैंने पहली बार उस जगह के बारे में सुना तो जाहिर है कि मुझे उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन एक बात पर मेरा यकीन था कि वहां उस जगह कोई पागल जरूर रहता होगा, क्योंकि अगर रोज फुकट में खाना मिल रहा है तो कौन पागल नहीं चाहेगा कि फुकट में खाना मिले। और फिर उसके लिए वो झाड़ियों में नाचने तक को क्या, झाड़ियों से लटकने तक को भी राजी हो जाए। उससे उसे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ने वाला है। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का पिछले कुछ दिनों से बीमार है। वो उसी छोटे से गांव महादेव गांव का रहने वाला था। जब मुझे पता चला कि वो बहुत ही बीमार है तो मैं फैक्ट्री की गाड़ी लेकर उसके घर चला गया। उस वक्त गांव का एक लड़का मेरे साथ था। लगा कि अगर जरूरत पड़ी तो उस लड़के को फैक्ट्री के अस्पताल में भर्ती कराना आसान होगा। लेकिन जब मैं उसके घर पर गया तो देखा कि उसकी हालत में सुधार आने लगा था और वो बुखार से उभर रहा था। उसके बाद जब मैंने वहां से वापस अपनी गाड़ी मोड़ ली तब मेरी नजर उस नहर की तरफ गई और आज तक केशवगढ़ी इस जगह के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब एक एक कर मेरे दिमाग में आने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कि फिर कभी यहां आ पाऊंगा या नहीं। ये सोचकर मैंने गाड़ी को वहीं रोक दिया। मैं उस नहर के पास चला गया और उसके किनारे खड़े होकर सामने उस जगह को देखने लगा। तब मेरे साथ गांव का एक और लड़का भी था। मैंने उससे पूछा, क्या ये वही जगह है केशवगढ़ी जिसके बारे में तुम लोग अक्सर बातें करते हो? उसने कहा, हां साहब। मैंने एक नजर उस नहर की ओर देखा। पानी ज्यादा नहीं था, 1 आध फीट तक ही पानी था। बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर थे, मतलब पत्थरों की मदद से उस नहर को आराम से पार किया जा सकता था। मैंने पीछे उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, साथ चलोगे? चलो वहां जाकर देख कर आते हैं कि वहां क्या है। उसने 2 कदम पीछे हटते हुए ही जवाब दिया, मैं? नहीं नहीं। तो मैंने उससे कहा, अच्छा तो फिर तुम यहीं रुको, मैं जाकर देख कर आता हूं। और ऐसा कहते हुए मैं किनारे से नीचे उतर गया। तब वो लड़का जोर से चिल्लाया, साहब। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो उसने कहा, वहां से कुछ भी यहां मत लेकर आना, कुछ भी नहीं।
लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं। तो मैंने उसे धीरज देते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं लाऊंगा बस। मैंने उसकी वो बात मान ली और मैं उन बड़े बड़े पत्थरों पर पैर रखते हुए आगे चला गया। वहां जाते ही आगे ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से एक दीवार बनी हुई थी, जिस पर पेड़ के कुछ पत्तों पर आज के दिन का भोग रखा हुआ था। मुझे गांव के लोगों की अंधश्रद्धा देख हंसी आ रही थी, लेकिन एक बात थी जो मैं काफी अच्छी तरह से जानता था, वो ये कि कोई भी इंसान हो, वो धीरे धीरे अपनी श्रद्धा हो या अंधश्रद्धा हो उसका गुलाम बन जाता है। फिर मैंने सामने देखा। सामने उस दीवार के आगे घनी झाड़ियां थी, आसपास बड़े बड़े ऊंचे घने पेड़ थे। वो इतना घना इलाका था कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंच ही न पाए। एक ऐसी जगह जिसे देखने भर से इंसान के अंदर डर पैदा हो जाए। एक शांत और सुनसान जगह। कुछ देर में वहीं एक पेड़ के पास खड़ा रहा और सोचा कि क्या मुझे अंदर जाकर देखने की जरूरत है। मतलब यहां कोई पागल पुजारी हो या ना हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। असल में मैं वहीं से वापस जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि किनारे पर खड़ा वो लड़का मुझे देख रहा होगा, और फिर मैं यहां से वापस चला गया तो वो क्या सोचेगा। यही बात मुझे आगे जाने पर मजबूर कर रही थी। मैंने उन झाड़ियों के बीच अपना एक कदम आगे बढ़ाया। जब मैं थोड़ा और आगे गया तो देखा कि असल में वो झाड़ियां इतनी घनी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। शुरुआत में ही थोड़ी घनी झाड़ियां थी। वहां आगे एक पगडंडी थी, जिसे देख साफ साफ नजर आ रहा था कि वो आगे किसी जगह तक जरूर जाती होगी। उन झाड़ियों के बीच से कुछ 200-300 कदम आगे जाने के बाद मैं एक जगह पर रुक गया। मैंने सोचा कि अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ है और न ही कुछ अजीब दिखाई दिया है, तो मैं और अंदर जाकर देखता हूं। और फिर मैंने सामने एक मोड़ पर एक टूटा फूटा पुराना वाड़ा देखा। कुछ देर तो मैं बस उसे देखता रह गया। मतलब यहां कोई तो था जो पहले इस सुनसान जगह पर रहा करता था। उस वाड़े को देख लग रहा था कि वो किसी बड़े अमीर खानदान का घर था, लेकिन अब उस वाड़े की बस मोटी मोटी दीवारें बची थी। अब मैं यहां तक तो आ गया था, तो सोचा कि और आगे जाकर देखने में क्या हर्ज है, और मैं मुड़कर उस वाड़े की ओर चला गया। वाड़े के आसपास भी बहुत ही ऊंची और घनी झाड़ियां थी, लेकिन वहां का माहौल बहुत ही उदास और शांत था। अब तो मैं और आगे जाकर देखना चाहता था। मैं उस वाड़े को एक चक्कर लगाकर सामने के दरवाजे के पास चला गया। वहां एक बड़ा सा टूटा और उखड़ा हुआ लकड़ी का दरवाजा था, और उस दरवाजे के बीच में वहां कोई खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके दोनों हाथ उसके अपने सर के ऊपर थे। कपड़े ना के बराबर थे, और जो थे वो बहुत ही फटे और पुराने थे। सर पर थोड़े बहुत से बाल बचे थे और उनकी जटाएं हो गई थी। चेहरा पूरा सफेद दाढ़ी से भरा हुआ था। शरीर पर मांस नाम के लिए था, उसकी बस हड्डियां ही नजर आ रही थी। वो ऐसे अचानक मुझे दिखाई दिया कि कुछ देर के लिए मैं उसे देख अपनी जगह पर ही रुक गया। मन में डर भी था, कहीं ये सच में वो पागल हुआ तो, और इसने मुझे कुछ कर दिया तो। भले ही वो सूखा और पतला नजर आ रहा है, पर पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ करने से पहले सोचते नहीं है। और तब अचानक ही उसने अपनी आंखें खोल दी और वो यहां वहां देखने लगा। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो एकदम से सीधा अकड़कर खड़ा हो गया, जैसे मुझे देख उसे कोई झटका सा लगा हो। उसने अपने दोनों हाथ नीचे ले लिए और कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो इतना गंदा था कि उसे देख मुझे उल्टी जैसा होने लगा था, लेकिन वो मेरे ज्यादा करीब नहीं आया और आकर कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया। अब मैं उसे ठीक से देख सकता था। चेहरा पूरा काला और उस पर सफेद दाढ़ी, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, जैसे कई दिनों से वो सोया ही न हो। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर वो चुप रह गया। शायद यहां रहने की वजह से बात करने की उसकी आदत भी छूट गई थी। और फिर अजीब सी आवाज में आखिरकार उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या जवाब दूं। मैंने जल्दी जल्दी में उसे यह कह दिया, मैं तुम्हें यहां से लेने आया हूं।
और मेरी वो बात सुनकर वो अचानक से बहुत खुश हो गया और मेरे थोड़ा और पास आ गया। उसने धीरे से मुझसे कहा, तुम मुझे यहां से लेकर जाओगे? और फिर उसने अपने आसपास की जगह को देखा। बड़े बड़े पेड़ और उस टूटे वाड़े पर से उसकी नजर घूम रही थी, और वो सब देखते ही वो फिर से शांत हो गया और अपनी गर्दन को हिलाते हुए उसने मुझसे कहा, नहीं, वो मुझे यहां से जाने नहीं देंगे। और इतना कहते ही मुझे पहली बार थोड़ा सा डर लगा। मैंने फिर उससे पूछा, वो कौन कौन तुम्हें यहां से जाने से रोक रहा है? चलो मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। और इतना कहकर मैं वहां से बाहर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं पीछे उसकी ओर देख नहीं रहा था, पर उसके पैरों की घसीटने की आवाज को सुन सकता था। बाहर आती उन घनी झाड़ियों तक मैंने उसके कदमों की आहट को सुना, और वो झाड़ियां आते ही वो जैसे अपनी जगह पर ही रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो झाड़ियों के पीछे ही रुका हुआ था और डरी हुई नजरों से झाड़ियों में और ऊपर पेड़ों पर देखने लगा। उसे देख मुझे भी अब थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने ऊंची आवाज में कहा, क्या हुआ? रुक क्यों गए? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ऊंची ऊंची झाड़ियों की ओर ही देख रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। मैं तेजी से उसके पास चला गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बाहर खींचने लगा। चलो चलो मेरे साथ, हमें बस वो नहर पार करनी है। लेकिन अब वो मेरे साथ आना नहीं चाहता था। वो जोर लगाकर अपने आप को वहीं रोक रहा था और अपने आप को पीछे पीछे खींच रहा था। डर के मारे उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। और फिर सामने देख डरते हुए उसने कहा, वो देखो, वो मुझे रोकने के लिए रास्ते में ही खड़े हैं। वो ऊपर पेड़ों पर मंडरा रहे हैं। वो मुझे यहां से जाने नहीं देंगे। उसका डरा हुआ चेहरा, कांपता हुआ शरीर, घबराई हुई आवाज और डरी हुई नजर, वो देख अब मुझे भी डर लगने लगा था। मैंने जोर से चिल्लाकर उसे कहा, अरे कोई नहीं है वहां, चलो चलो मेरे साथ। और वो फिर एक आखिरी बार जोर से चिल्लाया, देखो देखो, आ गए, वो आ गए। और वो जोर से मेरे हाथ को झटक कर उन झाड़ियों के बीच कहीं भाग गया। कुछ ही देर में वो झाड़ियों में कहीं गायब सा हो गया। मेरा शरीर भी वो देख बुरी तरह से कांपने लगा था। अब वहां रुकने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी। जल्दी जल्दी में मैं उन झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उस नहर की ओर जाने लगा। जैसे ही मैं उन घनी झाड़ियों से होकर बाहर आया तो मेरा डर थोड़ा कम हो गया। मुझे सामने वो पत्थरों की दीवार नजर आ रही थी, पर उसके आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे लिए वो बस 2 मिनट का रास्ता था। कुछ देर में वहीं खड़ा रहा और ये सोचने लगा कि इतनी देर से मैं यहां हूं। उस पागल के सिवाय मुझे कोई भी नजर नहीं आया और न ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं शायद खामखा ही इन सब चीजों से डर रहा हूं। तभी मेरा ध्यान पास ही एक छोटे से पेड़ के पास गया। उस छोटे और नन्हे से पेड़ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल लगा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं उस फूल को तोड़ लेता हूं और अपने साथ लेकर जाता हूं। मैं जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए नीचे झुका, मुझे उस लड़के की बात याद आ गई जिसने मुझसे कहा था कि अंदर से कुछ भी लेकर मत आना, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तक नहीं। और वो याद आते ही मैं वहीं पर रुक गया। पता नहीं क्यों, पर मेरे शरीर के अंदर कुछ पल के लिए सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने फिर अपने आप को समझाया, अरे इतने से फूल से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। मेरा दिमाग मुझे समझा रहा था, पर मेरा मन अब भी मुझसे ये कह रहा था कि ये पागलपन मत करो, ये यहां का रिवाज है, शायद इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो फूल ना सही, एक पत्ता तो जरूर ले जा सकता हूं, एक पत्ते से कितना फर्क पड़ेगा। और फिर मैंने आगे बिना कुछ सोचे ही खड़े खड़े ही एक पत्ते को तोड़ लिया और उसे झट से अपनी पैंट की जेब में रख दिया। पत्ता जेब में रखने के बाद मैंने फिर आसपास नजर घुमाकर देखा। सब पहले की तरह शांत और सुनसान था। मैंने सोचा ये सब वहम है, और मैंने बस एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उन झाड़ियों में से, उन पेड़ों से सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज तेजी से मेरी ओर ही बढ़ती हुई आ रही थी।
उस आवाज को सुन मैं वहीं के वहीं खड़ा हो गया और यहां वहां देखने लगा। कुछ था जो ऊपर पेड़ों पर मंडरा रहा था, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैंने उस पर हमला करने के लिए वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। सोचा शायद वही पागल होगा, और उन झाड़ियों के बीच से कोई चीज तेजी से मेरी तरफ आई और मुझे खींचते हुए उन झाड़ियों के अंदर लेकर चली गई। मैं कुछ समझ पाता और उसका विरोध कर पाता तब तक मैं पगडंडी से घसीटते हुए उस पुराने वाड़े के पास तक जा पहुंचा था। और बस क्या था, वो देख मैं बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। वो क्या था मुझे पता ही नहीं चला। मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, पीठ पर पैरों पर जगह जगह पर खरोंचा गया था। मैंने झट से अपनी जेब से वो पत्ता निकालकर वहीं फेंक दिया और किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। मैं फिर उन झाड़ियों से बाहर निकलकर आ गया। मुझे लगा जैसे कोई फिर से मेरी तरफ आएगा और फिर से मुझे घसीटते हुए अंदर लेकर जाएगा। किसी तरह मैंने उस उबड़ खाबड़ पत्थरों की दीवार को भी पार कर लिया। मैं अब भी थरथरा रहा था। सामने खड़ा वो लड़का भी मेरी हालत देख डर गया था। वो समझ चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं जब उस नहर के पास गया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। तब मुझे वहां बनी उस उबड़ खाबड़ पत्थरों की दीवार पर कुछ लोग एक लाइन में बैठे हुए दिखाई देने लगे। मुझे वो एक पल के लिए नजर आते और पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार मैंने किसी तरह उस नहर को पार कर लिया। तब जाकर वो सब मुझे नजर आना बंद हो गया। उसके बाद मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उस नहर को पार कर गाड़ी के पास चला गया। मेरे साथ जो लड़का था उसने मेरे जाते ही गाड़ी को चालू किया और मुझे सीधे फैक्ट्री के अस्पताल लेकर चला गया। उस लड़के से बात करने का मेरा मन ही नहीं था, या फिर वो लड़का जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ होगा और शायद इसलिए उसने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वो सब इतना डरावना था कि ठीक होने के बाद मैं अगले ही कुछ दिनों में वो नौकरी छोड़कर वहां से दूसरी जगह चला गया।